जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं SOC 104 यानी अपने सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सोशोलॉजी का 104 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट्स, इस पेपर के टाइटल की बात करें तो ये इस पेपर का टाइटल है आपका सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। स्टूडेंट, ये 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए है जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आप प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप दे सकें। स्टूडेंट, साथ ही साथ बताना चाहूँगा हमने 2022 का भी प्रीवियस ईयर अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर स्टूडेंट आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एक मैराथन वीडियो दोनों प्रीवियस ईयर पेपर को कंबाइन करके मैं कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गांव से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गांव की नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है परिवारवाद, ठीक है, दूसरा कह रहा है परंपरावाद और तीसरा कह रहा है सजातीय या सामाजिक एकरूपता यानी सोशल होमोजेनिटी और अंतिम कह रहा है इंक्रीज सोशल मोबिलिटी यानी बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता। तो स्टूडेंट, गांव में जो होता है वो बहुत तेज गतिशीलता जो होती है सामाजिक बहुत ज़्यादा सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, कम होती है, ठीक है। बाकी परिवारवाद, फेमिनिज्म, ट्रेडिशनलिज्म ये सारा होता है। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इरावती कर्वेज क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज। तो स्टूडेंट, पहला जो ऑप्शन कह रहा है ग्रुप विलेज यानी समूहकृत गांव, तो इसकी बात वो करती हैं हैमलेट गांव, मतलब छोटे छोटे गांव जो स्टूडेंट्स स्मॉल विलेज, तो हैमलेट गांव की भी बात करती हैं। पंक्ति नुमा गांव यानी जो पंक्ति कतारबद्ध होते हैं, और ओएसिस विलेज, तो स्टूडेंट ओएसिस विलेज की बात नहीं करती हैं, ठीक है, ओएसिस विलेज की बात नहीं करती हैं, ठीक है। ओएसिस सादल गांव की बात इरावती कर्वे नहीं करती। स्टूडेंट, आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके इरावती कर्वे के बारे में पढ़ के जाइएगा। इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जीएस घुरिये से क्वेश्चन मिलेंगे। इन लोगों को आपको अच्छे से देख के जाना है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। अब इनके बारे में कुछ बता दे रहा हूं स्टूडेंट, पेन पेपर लेके नोट भी कर लीजिएगा। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो 1953 में, इनके कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ स्टूडेंट जो पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिएगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था भारत में, जिसको आप हिंदी में कहते हो, तो स्टूडेंट उसको आप किताबों के नाम को इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिएगा। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, ये भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है स्टूडेंट। दूसरा, हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हिंदू सोसाइटी भी इनकी एक पुस्तक है। महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल, महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल 1968 में आई इनकी एक पुस्तक है। और युगांत द एंड ऑफ एन इपिक 1969, ये भी इनके एक प्रमुख पुस्तक हो जाती है। तो ये चार पुस्तक के नाम जानिएगा स्टूडेंट। इनको भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री का दर्जा प्राप्त है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल मैमफोर्ड। स्टूडेंट, जो मैं आपको अतिरिक्त बातें बताता हूं तो आपको मतलब स्टूडेंट ये समझना होगा कि हम प्रीवियस ईयर कराते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, एल मैमफोर्ड ने उन नगरों का जो गांवों के विस्तार से निर्मित हुए हैं, यानी गांव को एक्सपेंड करने से, डेवलप करने से जो बने हैं थी नगर बन गए हैं, गांव का विस्तार होते होते उनका नामकरण कैसे किया है, उनको क्या कहा है। तो स्टूडेंट, जो एल मैमफोर्ड ने कहा है कि जो सिटीज गांव के बढ़ने से या डेवलप होने से बन गए हैं, तो उनको क्या कहा है। तो स्टूडेंट, उनको मध्यम नगर कहा है। स्टूडेंट, मैं आपको सारे ऑप्शन जहां जरूरी है वहां पढ़ूंगा, जहां सीधे आंसर बताना है बिना आपको कंफ्यूज किए सीधे आंसर बताऊंगा। तो उनको वो क्या कहते हैं, मध्यम नगर कहते हैं। स्टूडेंट, एल मैमफोर्ड की एक पुस्तक है, एल मैमफोर्ड की एक क्या पुस्तक है, व्हाट इज अ सिटी। व्हाट इज अ सिटी 1937 में आई थी। कब आई थी, व्हाट इज अ सिटी यानी शहर क्या है, 1937 में आई थी, और उसमें इसकी बात उन्होंने की है। और ये भी जान लीजिएगा
कि उनके हिसाब से शहर क्या होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी सामाजिक संस्था वो मानते हैं। एल मम्फोर्ड शहर को एक सामाजिक संस्था मानते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है व्हाट इज अ सिटी, 1937 में आई थी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कल्चर ऑफ सिटीज जो है स्टूडेंट, ये एल मम्फोर्ड यानी लुइस मम्फोर्ड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? द कल्चर ऑफ सिटी भी एक मैंने बताया व्हाट इज अ सिटी इनकी पुस्तक है, दूसरी द कल्चर ऑफ सिटीज भी इनकी एक और पुस्तक का नाम भी आपको दे ही दिया है, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। तो ये इनका दूसरा पुस्तक है द कल्चर ऑफ सिटीज, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। लुइस मम्फोर्ड इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टायरनोपोलिस वे नगर है। अब देखिए पूछ रहा है स्टूडेंट कि टायरनोपोलिस जो होते हैं वो कैसे शहर होते हैं, कैसे नगर होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट टायरनोपोलिस के बारे में बताते हुए जब बताता है, तो जब स्टूडेंट जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दिखाते हैं, ये ऐसे नगर जहां पे स्थिति अच्छी नहीं है, बिगड़ रही है, जहां पे सिचुएशन क्या हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है, सुधरने के बजाय ऐसे नगर जहां की स्थिति बद से बदतर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट दो बातें इसको आप अच्छे से मतलब इसमें समझिए, ऐसे नगर जहां पे व्यापार में घाटा हो रहा है, एकदम मतलब डूबता जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, और या वहां पे मिलिट्री क्या कर रही है, मिलिट्री जैसे कई सारे समूह आ गए हैं, उभर गए, जो अपने हक के लिए नहीं, मतलब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अलग अलग जो लोग ग्रुप बना के लड़ रहे हैं, या मिलिट्री पावर वहां पे मतलब आपस में टकरा रहा है। तो ऐसे जगहों को टायरनोपोलिस कहा जाता है, जहां पे समस्या बिगड़ती हुई नजर आती है, सुधरती हुई नजर नहीं आती है। स्टूडेंट एक और शब्द है जो मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्रोपोलिस। एक शब्द टायरनोपोलिस के बाद नेक्रो, NECROPOLIS। तो नेक्रोपोलिस स्टूडेंट बद से बदतर वाली हालत, जहां पे युद्ध के कारण पलायन हो रहा है, जैसे आप यूक्रेन में देख रहे थे ना, लोग जगह छोड़ के भाग रहे हैं, जैसे अभी आपके इजराइल ने अटैक कर दिया है हमास पे, और लोगों को वो गाजा गाजा छोड़ के फिलिस्तीन को भागना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति को नेक्रोपोलिस कहते हैं, यानी वर्स्ट स्टेज, जो सबसे खराब स्टेज होता है वो क्या होता है, नेक्रोपोलिस होता है। और उससे थोड़ा सा अच्छा स्टेट होता है वो टायरनोपोलिस होता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्रोपोलिस में युद्ध के कारण पलायन होता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज को समझाने के विद्याशास्त्री उपागम से संबंधित कौन है? तो विद्याशास्त्री उपागम की बात कौन, मतलब कौन संबंधित नहीं है, पूछा है स्टूडेंट। तो विद्याशास्त्री यानी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कौन जुड़ा हुआ है? तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट PH प्रभु जुड़े हुए हैं, इरावती कर्वे जुड़े हैं, PA सरोकिन, GS घुर्वे भी जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट GS घुर्वे भी जुड़े हुए हैं। कौन ने जुड़ा है? PA सरोकिन जो है इसमें से इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बस यही लोग नहीं जुड़े हुए, और भी नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट। DP मुखर्जी, ये भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। लुई डूमा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। RK मुखर्जी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। और BK सरकार, ये भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। इन सारे लोगों की लिस्ट बना लीजिएगा, कभी किसी का नाम देगा, कभी किसी का नाम नहीं देगा, ठीक है। तो जितने नाम बताएं, अगर आपको नहीं समझ आएगा स्टूडेंट, वीडियो को फिर से रोक के फिर से नोट करके ही आगे बढ़िएगा। तो इसमें PA सरोकिन इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है? तो मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किस से नर्मदेश्वर प्रसाद इससे संबंधित है स्टूडेंट, ठीक है। तो मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है? GS घुरिया नहीं, PC जोशी भी नहीं, और SP नागेंद्र नहीं। नर्मदेश्वर प्रसाद आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, DN मजुमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं, किस पद का उपयोग किया है? यानी DM मजुमदार ने उस ट्राइब के लिए जो अपने क्या होते हैं ट्रेडिशनल कल्चर से हट गए हैं, यानी उन्होंने अपना जो क्या करते हैं संस्कृति बदल गया, उनका जो पारंपरिक संस्कृति था वो बदल गया, उसके लिए क्या कहा गया है? तो ऐसे लोगों के लिए DM मजुमदार उसको क्या बताते हैं? प्रॉब्लमेटिक ट्राइब। उसको ऐसी जनजातियों को क्या बताते हैं? प्रॉब्लमेटिक यानी समस्याग्रस्त जनजाति, जो अपने रूट से कट गई हैं, अपने जड़ों से कट गई हैं, और वो उनका क्या हो गई हैं? अलग हो गई हैं। जो उनका पहले परंपरागत संस्कृति था वो अब बदल गया। इसको समस्याग्रस्त जनजाति के रूप में DN मजुमदार चिन्हित करते हैं। अगला प्रश्न, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा? तो स्टूडेंट राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निराकरण के लिए किया था, तो जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क टू सॉल्व ट्राइबल प्रॉब्लम। तो ये स्टूडेंट रॉय और एल्विन का नाम आता है, ठीक है। तो वेरियर एल्विन दिया हुआ है स्टूडेंट, कहीं कहीं दोनों मिल जाएगा आपको, रॉय प्लस एल्विन। तो रॉय और एल्विन मिल जाएगा तो भी वो भी सही है, और वेरियर एल्विन तो जुड़े हुए
है, क्योंकि एक ही का नाम दिया, दूसरे का नहीं दिया, इसके साथ रॉय का भी नाम आता है, कई जगह रॉय और एल्विन आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच अच्छा नहीं है, गलत है मतलब। तो स्टूडेंट, भारतीय विद्याशास्त्री जीएस घुरिये, इनको मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया कि ये जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक ऐतिहासिक उपागम से ए आर देसाई, ये भी ठीक है। अब बात ये कह रहा है संरचनात्मक से एम एन श्रीनिवासन, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक से इरावती कर्वे, तो स्टूडेंट ये गलत है, द्वंद्वात्मक से इरावती कर्वे जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से इरावती कर्वे का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है, जिसको आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंग्रेजी में भी कई बार आ जाता है स्टूडेंट, इसको अंग्रेजी बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी आपकी एडविन केनन है, एडविन केनन ने दिया था। किसने दिया था? एडविन केनन ने दिया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एडविन केनन। स्टूडेंट, अब ये क्या है? अधिक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जिसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी कहते हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जरा समझ लीजिए एक लाइन में। यह वह सिद्धांत है जो जनसंख्या के एक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम बताता है, ठीक है। जनसंख्या के एक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को क्या करता है? अधिकतम बताता है। और ये किसका सिद्धांत है? एडविन कैनन का सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब फिर से एक बताइए कि किसके साथ कौन गलत जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट, प्रभु जाति एम एन श्रीनिवासन, यानी डोमिनेंट कास्ट की बात वो कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन, इंडियन विलेज से एस सी दुबे, भारतीय ग्राम से एस सी दुबे, ये भी बिल्कुल सही है। पवित्र प्रदूषण यानी प्योरिटी एंड पॉपुलेशन से ड्यूमा जुड़ा हुआ है, ये भी ठीक है, ये इन कॉन्सेप्ट है। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, अब ये देखिए, ये गलत दे दिया। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया एक बहुत प्रमुख पुस्तक भी है स्टूडेंट, आपको जानना होगा कि इससे इरावती कर्वे का कोई संबंध है, इससे जीएस घुरिये का संबंध है। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, ये जीएस घुरिये इससे संबंधित है, इससे इरावती कर्वे नहीं संबंधित है, ठीक है। अगर इसका सही मैच भी जान लीजिए कि जीएस घुरिये रहता तो ये भी सही हो जाता। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है, ठीक है। द्विज जातियां क्या होती हैं स्टूडेंट? वो जातियां जिनका माना जाता है कि 2 बार जन्म होता है। इसमें 2 बार जन्म मतलब एक तो माँ के गर्भ से और दूसरा शिक्षा लेके, और मतलब कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है, ठीक है, अपने मतलब, तो 2 जन्म उनका माना जाता है। तो ऐसे लोग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को रखा गया, मतलब इसमें शिक्षक है, पुजारी हैं, क्षत्रिय वर्ग है, और व्यापार करने वाला पेशा वर्ग है, ठीक है, तो ये सब आते हैं। तो द्विज जातियों की ओर होता है सांस्कृतिक परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं? उसको संस्कृतिकरण कहते हैं। जो द्विज जातियों की तरफ परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृताइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, समान धर्म को एक नाम से और जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये तो बहुत अच्छा है। समान धर्म को हम किस नाम से जानते हैं? मानव धर्म, ठीक है। समान धर्म को हम किस नाम से जानते हैं? मानव धर्म से, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में नहीं है? तो सामान्य धर्म, मानव धर्म बिल्कुल है, विशिष्ट धर्म भी है, आपद धर्म है, पौराणिक धर्म नहीं है, ठीक है, पौराणिक कोई धर्म नहीं है। पौराणिक कथाएं हैं और लोग की किताबें हैं, ग्रंथ है, लेकिन धर्म, पौराणिक ग्रंथ है लेकिन धर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें डी आपका राइट रहेगा। हिंदू दर्शन के अनुसार यानी इंडियन फिलॉसफी के अनुसार व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को नाम दिया गया। गोल ऑफ इंडिविजुअल लाइफ को क्या कहा जाता है? यानी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को पुरुषार्थ कहा गया है, कि हमें क्या करना है जीवन में? पुरुषार्थ करना है, हिंदू दर्शन के हिसाब से यानी फिलॉसफी के हिसाब से, तो उसको पुरुषार्थ कहा गया। और 4 पुरुषार्थ क्या है ये तो आप जानते हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ भारतीय फिलॉसफी में इसको कहा गया, भारतीय दर्शन में, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के विकास से। तो जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत, स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूंगा और इसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल थियरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो स्टूडेंट, पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजले, जो है जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इससे ऑप्शन डी रिजले संबंधित है। और रिजले संबंधित है स्टूडेंट, रिजले के साथ और भी, इसके साथ हर्बर्ट भी संबंधित है। अगर रिजले की जगह हर्बर्ट लिखा रहेगा तो भी सही है, नोट कर लीजिए। तो रिजले, हर्बर्ट और टीएन मजुमदार, ठीक है, ये लोग संबंधित हैं किससे?
जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत से, तो हर्बर्ट और मजुमदार को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब बोला नेस्फील्ड, देखिए किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो नेस्फील्ड जो है वो नेस्फील्ड और ब्लंट जाति के व्यवसायिक सिद्धांत से संबंधित है। नेस्फील्ड और ब्लंट किससे संबंधित है, जाति के व्यवसायिक सिद्धांत से। होकार्ट और सेनकार्ट जो ऑप्शन बी है, इनको भी नोट कर लिए, होकार्ट और सेनकार्ट जो है वो जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। और जीएस घुर्वे जो है, एक अलग से नाम नोट लिया, जीएस घुर्वे जो है वो ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लिया आपने। तो ये सारी बातों को आप याद करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पलट के कुछ भी पूछा जा सकता है। जब एक वर्ग, अगला क्वेश्चन करा, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, यानी जब वो स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी हो जाता है, तब हम उसे जाति कहते हैं। कौन, यानी जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तब उसे जाति कहते हैं। यानी एक वर्ग जो होता है एक ही काम को करने लगता है, उसके परिवार से वही काम चलने लगता है। जैसे कोई सोने का काम करता है, उसके जनरेशन उसकी पीढ़ियां लगातार वही काम कर रहे हैं, तो वो जाति में बदल जाता है। और ये इस परिभाषा को देने वाला विद्वान कौन है, तो स्टूडेंट इस परिभाषा को देने वाला विद्वान एच.सी. कूले है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा कि उन्होंने, एच.सी. कूले ने ये बातें की है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। ये एच.सी.एच. कूले, ठीक है। कई जगह उल्टा भी रहता है, एच.सी. कूले या सी.एच. कूले, ठीक है। तो ठीक, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई, तो स्टूडेंट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में और इस अस्तित्व में है, और इसको गठन डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवासन की अध्यक्षता में की गई। स्टूडेंट राष्ट्रीय जनसंख्या को कई जगह एनपीपी लिखा रहेगा, तो भी आप घबराइएगा नहीं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू में अंतर्विवाह के नियमों में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब क्या इसमें से सही है, एक ही सही होगा। तो हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियमों में व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा, एक व्यक्ति अपने गांव में विवाह कर सकता है, बिल्कुल गलत। अपने गोत्र में तो कोई जातियां भारत में अपना विवाह कर ही नहीं सकती हैं, एक ही गोत्र में, गोत्र अलग होना चाहिए, ठीक है। जातियां एक हो सकती है, गोत्र अलग हो सकता है, अपने ही पिंड में विवाह कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, बस ऑप्शन ए ही आपका राइट है कि टू मैरी विद इन वन से। तो अंतर विवाह में अपने जाति में विवाह, और अंतर जाति विवाह में गैर जाति में विवाह करना सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और बार बार रिपीट किया जाता है। ये एच.सी. दुबे की किताब है, ठीक है। भारतीय समाज जो है, जिसको इंडियन विलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक एच.सी. दुबे की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत, माना का सिद्धांत की बात जब करते हैं तो ये किसने दिया, माना का सिद्धांत, जिसको माना थियरी आप बोलते हो, तो माना थियरी दिया हुआ है जे.एच. हट्टन द्वारा। माना थियरी आप एकदम याद रख लीजिए, सीधे जे.एच. हट्टन ही इससे जुड़े हुए हैं और कोई इससे जुड़ा हुआ है इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग विचार पे, यानी डिफरेंट ओपिनियन के और हिसाब से, डिफरेंट अलग अलग विचार के हिसाब से विकसित होने वाले प्रमुख शाखाओं को क्या कहा जाता है, तो स्टूडेंट एक ही धर्म में जब एक अलग अलग विचार पे अलग अलग शाखाएं बढ़ने लगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदाय। संप्रदाय आप समझते हैं ना, शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, मतलब हिंदू धर्म में ही है लेकिन कोई शिव को मान रहा है, कोई विष्णु की वैष्णव है, विष्णु को मान रहा है इष्ट। तो एक ही धर्म में अलग अलग, जब धर्म एक हो लेकिन विचार अलग अलग होकर अलग अलग देव को मानने लगे और उनको इष्ट समझने लगे तो वो संप्रदाय कहलाने लगता है। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है, तो स्टूडेंट जो सेल्फ डिपेंडेंट कम्युनिटी होती है, जिसके पास अपनी लैंग्वेज और कल्चर होता है, उसको जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, ट्राइब। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं को के बारे में बताया। कितनी विशेषताएं दी हैं, 6 विशेषताएं दी हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट आप करके 6 विशेषताओं को पढ़ भी लीजिएगा अगर समय रहा तो आपके पास। अगला क्वेश्चन, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन आपको एकदम तैयार होना चाहिए। और ये किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में मैंने बताया ही, इरावती कर्वे की किताब है, दूसरे क्वेश्चन में ये सारी बातें बताई थी। तो ये इरावती कर्वे का एक प्रमुख पुस्तक है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग यानी जो आप कह सकते हो कि क्लास का विशेषता नहीं। तो क्लास क्या होता है? क्लास कॉन्शियसनेस बिल्कुल होता है। वर्ग का ध्रुवीकरण यानी क्लास पोलराइजेशन ये भी होता है। और वर्ग संघर्ष यानी उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग को दबाया जाना, वर्ग संघर्ष भी एक क्लास में होता है। लेकिन सदस्यों की प्रदत्त स्थिति यानी अब जो एस्क्राइब्ड स्टेटस ऑफ मेंबर जो होते हैं स्टूडेंट, ये जाति की विशेषता है, ये वर्ग की विशेषता तो नहीं है, बिल्कुल ये कास्ट की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? कास्ट की। तो भारत में कास्ट होता है और अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में क्या होता है? क्लास होता है। ठीक है, इसको तो आप अच्छे से जान ही रहे हो। तो ये जाति की विशेषता है, वर्ग की बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? सामान्य निवास यानी एक ही घर होता है, बिल्कुल। संयुक्त रसोई यानी ज्वाइंट किचन होता है, बिल्कुल संयुक्त परिवार में होता है। जब दादा दादी, चाचा चाची, पिताजी के साथ ही रहते हैं तो ये संयुक्त परिवार होता है। तो एक एक घर, एक रसोई। और हायरार्की इन द राइट्स ऑफ मेंबर, सदस्यों के अधिकार में संस्तरण। ठीक है, मतलब बड़े का ज्यादा अधिकार है, छोटे का कम है, तो बिल्कुल होता है। और औपचारिक संबंध, औपचारिक संबंध कहाँ होता है स्टूडेंट? ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। औपचारिक संबंध घर के लोगों में नहीं होता है, मित्रों में नहीं होता है। औपचारिक संबंध क्या होता है? एक कर्मचारी का उसके ऑफिसर से होता है, उसके मालिक से होता है, उसके बॉस से होता है। तो औपचारिक संबंध किसी परिवार में नहीं होता है, अनौपचारिक संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो 1953 में जब ये कमीशन बनाया गया था, इसके पहले अध्यक्ष किसको पता है? काका कालेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार ये रिपीट किया गया है। ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर में भी रिपीट किया है। तो काका कालेकर को 1955 में, देखिए अध्यक्ष तो इनको 53 में ही बना दिया गया था। ठीक है, और लेकिन प्रथम पिछड़ा आयोग का जो ये बनकर तैयार हुआ तो 1955 में इनको अध्यक्ष, मतलब ये काम करने लगे अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो आपका पहला अध्यक्ष जो है काका कालेकर 1955 से माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया यानी सोशल जो चेंजेस से, विलेज में चेंजेस से संबंधित नहीं है। जाति पंचायतों का उन्मीलन, तो ये तो गांव से ही संबंधित है। कृषि नवाचारों में वृद्धि यानी नए नए टेक्नोलॉजी आ जाना खेती करने के लिए, ये भी गांव से संबंधित। नगरों की ओर प्रवजन में वृद्धि, तो शहरों की तरफ पलायन। ठीक है, तो ये भी गांव से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये गांव की परिवर्तन की अवधारणा से ये तीनों संबंधित हो जाते हैं। और चौथा, परिवारवाद में वृद्धि। तो ये जो है परिवारवाद में, राइज इन माइग्रेशन टूवर्ड सिटी, सॉरी, ग्रोथ इन फेमिलिज्म। तो ये जो है ये गांवों में परिवर्तन की दशा से संबंधित नहीं है। इसमें ये परिवर्तन को नहीं दिखा रही है, तो रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन को न दिखा के जो है रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से, यानी दोनों का क्या फीचर है गांव और शहरों में जो कमान है? आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी। तो आर्थिक प्रतियोगिता शहरों में होती है, गांव में तो बिल्कुल नहीं होती है। राजनीतिक गुटबंदी ये भी गांव में नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा होती है, उतना नहीं होता है। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग ये शहरों में ज्यादा है। और मतलब है स्टूडेंट, ठीक है, मैं कह रहा था, मुझे लगा कि चौथा ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुना, तो इसमें ये दिया थोड़ा थोड़ा होता है, तो ये सही है। आर्थिक मतलब दो गुट में लोग बट जाते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम दे दिया, तो हम सबके साथ डी के साथ जाएंगे, क्योंकि आर्थिक प्रतियोगिता होती है कि ये परिवार आगे बढ़ गया है तो लोग आपस में एक दूसरे को देखी देखा करते हैं। राजनीतिक गुटबंदी यानी गांव में लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग मतलब लोगों के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ बटे होते हैं, अलग अलग पार्टी के साथ, तो ठीक है। और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग भी आजकल हो ही रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय विद्या शास्त्री उपागम। स्टूडेंट इससे मैंने देखा है कि भारतीय विद्या शास्त्री उपागम से कई क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको एक बार आप गूगल करके अच्छे से इसके अंदर पढ़ लीजिएगा, कौन कौन सम्मिलित है, क्या क्या है। तो अब इसमें किनशिप जो है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा कि भारतीय विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर नातेदारी व्यवस्था को किनशिप कहते हैं स्टूडेंट। तो भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? तो नातेदारी व्यवस्था के लिए कौन जुड़ा हुआ है? मैंने बताया ना, इरावती कर्वे को बिल्कुल अच्छे से देख के जाएगा, यही किनशिप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। तो आपका राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? तो नगर से सांस्कृतिक भिन्नताएं संबंधित है। ठीक है, अनौपचारिक संबंध संबंधित है। ठीक है, और कह रहा है कि संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नगर से। और बाकी विकसित प्रौद्योगिकी, तो ये गांव से। बाकी जो है कंपटीशन, तो स्टूडेंट सांस्कृतिक भिन्नताएं जो होती हैं ये कल्चर डाइवर्स शहरों में होता है। ठीक है, तो नगर की विशेषता से अनौपचारिक संबंध, स्टूडेंट
शहरों में जो होता है वो फॉर्मल रिलेशन होता है, लोग दूसरे को ज्यादा मतलब घुले मिले ज्यादा नहीं होते हैं, और अनौपचारिक और औपचारिक संबंध तो आप जान रहे हैं। तो गांव में जो होता है स्टूडेंट वो इनफॉर्मल रिलेशन होता है, और शहरों में कैसा रिलेशन होता है, फॉर्मल रिलेशन होता है। तो ये कौन सा विशेषता नहीं है, तो अनौपचारिक संबंध जो होता है ये गांव की विशेषता है। बाकी जो तीनों है वो क्या है, सांस्कृतिक भिन्नताएं ये भी शहर की विशेषता हो गई, प्रौद्योगिक विकास ये भी शहर की विशेषता हो गई, नगर की विशेषता, और प्रतिस्पर्धा ये भी शहर की विशेषता है। लेकिन अनौपचारिक संबंध ये गांव की विशेषता है। यहाँ पे औपचारिक संबंध होता तो ये भी नगर की विशेषता आ जाती। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है। अब गांव से क्या नहीं संबंधित है, वो नगर से नहीं था, ठीक उल्टा अब गांव से। तो सामाजिक समरूपता गांव में तो होती ही है, सोशल हेजीमनी, सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। अब सामाजिक गतिशीलता स्टूडेंट ये शहरों में होती है, ये नगरों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे औपचारिक संबंध, यहाँ पे अनौपचारिक संबंध गांव में होता है। परंपरावाद और परिवारवाद दोनों गांव में होता ही है। तो सोशल मोबिलिटी जो होती है वो नगरों की विशेषता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। भारत, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है, यानी कैसे गांव को डिफाइन किया जाता है। तो गैर कृषि व्यवसाय से गांव को नहीं, कृषि व्यवसाय से गांव को परिभाषित किया जा सकता है कि लोग अलग अलग जनसंख्या से गांव को परिभाषित करना मुश्किल है। औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन नहीं, इनफॉर्मल संबंध होते हैं गांव में, ठीक है, जिसको आप कहते हो अनौपचारिक संबंध गांव में होते हैं। और विशेष जीवन विधि, हाँ, अलग अलग जीवन जीने के तरीके से तो गांव को परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सही है, अगर यहाँ ऊपर वाले में रहता अनौपचारिक संबंध तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार भारतीय गांवों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है। तो जो एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या माना है कि भारतीय गांव की सामाजिक और आर्थिक संरचना किससे प्रभावित होती है। तो स्टूडेंट जनसंख्या आकार से नहीं होती है, डोमिनेंट कास्ट से होती है, बाकी कल्चर और धार्मिक विश्वास से नहीं होती है। सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित नहीं होती है, लेकिन डोमिनेंट कास्ट से होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्ययन का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम दूसरे नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है इसको हम फंक्शनलिज्म के नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है इंपेरिकल अप्रोच, जिसको अनुभाविक उपागम आप कहते हो। इसको एक तो स्ट्रक्चरल, इसको फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन को क्या कहा जाता है, फंक्शनलिज्म, यानी संरचनात्मक प्रकारवाद को आपका प्रकार्यात्मक के रूप से जानते ही हैं, और अनुभाविक उपागम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं दी गई। स्टूडेंट भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र कर दिया गया संशोधन के बाद, ठीक है। तो 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, 22 लैंग्वेज। अगला प्रश्न, स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए काफ़ी आप अपने वीडियोस को फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के बीच शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए नए नए अपडेट लेके आते रहते हैं। 39 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो स्टूडेंट भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य आपको इंडोलॉजिकल अप्रोच पर्सपेक्टिव देख के जाना है, और इससे कौन संबंधित है। इरावती कर्वे संबंधित है, डीपी मुखर्जी भी संबंधित है, और लुई डूमा भी संबंधित है। ए.आर. देसाई इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। जी.एस. घुरिये भी इससे संबंधित है, ठीक है। बी.के. सरकार भी संबंधित है, लेकिन ए.आर. देसाई से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने कहा था देखने को वही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा, तो जिसको आप कहते हो लिटिल कम्युनिटी, ये कॉन्सेप्ट दिया जी.एस. घुरिये ने। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जी.एस. घुरिये ने दिया है। तो स्टूडेंट आपके लिए हमने 40 क्वेश्चन का ये वीडियो लेक्चर कवर करा दिया है। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट अगर आपको मैराथन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको शाम तक मैराथन वीडियो आपके लिए करा दूंगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।